आज से लगभग 100 साल पहले साल 1914 में यूरोप में एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई। उस ज़माने में इसको द ग्रेट वॉर कह रहे थे लोग, क्योंकि लोग कहते थे कि इस लड़ाई के बाद अब दुनिया में कहीं पे कोई लड़ाई नहीं होगी। पर आज उस लड़ाई को हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं, क्योंकि उस लड़ाई के बाद एक दूसरा भी युद्ध हुआ और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ज़्यादा बड़ा था। बहरहाल, इस लड़ाई में जो बात सबसे ज़्यादा यूनिक थी पहले की लड़ाइयों के कंपैरिजन में, वो ये थी कि इस लड़ाई में डिस्ट्रक्शन और डेथ अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स पे हुआ। बहुत ज़्यादा लोग मारे जा रहे थे और इसका सबसे बड़ा कारण था टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट। अब बड़ी बड़ी तोपें आ गई थी, आर्टिलरी गन्स थी और मशीन गन्स थी, और क्योंकि वेस्टर्न फ्रंट पे ट्रेंचेस खुद गए थे, यानी सोल्जर्स आमने सामने गड्ढों में खड़े होकर लड़ाई कर रहे थे, उनकी पोजीशंस मोर और लेस फिक्स थी लगभग 2-2.5 साल तक। इसकी वजह से आपको पता होता था कि आपका दुश्मन कहाँ पे है और आप अपने दुश्मन पे फायर कर पाते थे, और बहुत लोगों की जानें जा रही थी। इस तरह की लड़ाई को ट्रेंच वॉरफेयर कहते हैं, और इसके वजह से बहुत सारे लोगों की जानें गई और उससे ज़्यादा लोग इस वॉर में घायल हो रहे थे। अब जब कोई घायल होता है लड़ाई में तो उसको बचाना होता है, उसका इलाज करना होता है, और वॉर टाइम कैजुअलिटीज़ जनरली ऐसी होती हैं जिनको बहुत सारी बैंडेजिंग यानी पट्टी की ज़रूरत पड़ती है। अब इतने लोग मारे जा रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि पट्टियों की कमी पड़ने लगी यूरोप के अंदर। जब 1917 में अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो भी वॉर में उतरेंगे एलाइड साइड की तरफ से, तो उनको भी ये चीज़ देखनी थी कि उनके पास पट्टियों की कमी ना हो। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक यूएस की कंपनी थी, उसका नाम था किम्बरली क्लार्क एंड कंपनी। उन्होंने इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा कि जो पट्टियाँ बनाने के लिए जो रुई लगती है, रुई की कमी हो रही है ना, तो हम रुई की जगह पे एक अलग मटेरियल यूज़ करेंगे। उस मटेरियल को उन्होंने नाम दिया सेलू कॉटन। ये बनता था वुड पल्प से, जो बहुत सारी मात्रा में उपलब्ध होता था। तो उन्होंने जब ये मटेरियल यूज़ करके पट्टियाँ बनाना शुरू हुआ तो ये देखा गया कि वो भी लिक्विड को ऑब्जॉर्ब करती हैं, मतलब खून को ऑब्जॉर्ब करने में काफ़ी अच्छी हैं। तो उन्होंने भर भर के बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्लू कॉटन बना के यूएस आर्मी को बेचना शुरू कर दिया। पहले तो इस कंपनी का बहुत फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि जितनी भी ये लोग इन्वेंट्री बना रहे थे, जितना प्रोडक्ट बना रहे थे, वो सब कुछ यूएस आर्मी खरीद ले रही थी। परंतु फिर कहानी में एक ट्विस्ट है। कहानी शुरू होती है साल 1918 में नवंबर के महीने से। ये वो समय था जब 4 साल से चलता हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फाइनली फ्रांस में आके एक संधि की वजह से, एक आर्मिस्टिस की वजह से ख़त्म हो गया। अब इस वॉर के ख़त्म होने के बाद जितनी साइड्स जिसमें लड़ाई कर रही थी, उन सारी साइड्स के सोल्जर्स, उनकी जनता को बहुत अच्छा लगा। पर कुछ लोग थे जो इससे बहुत परेशान हुए, खास करके वो लोग जो ऐसे बिजनेसेस चला रहे थे, जो बिजनेस चल ही इसलिए रहे थे, जो इतना प्रॉफिटेबल ही इसलिए थे क्योंकि लड़ाई चल रही थी। और ऐसा अक्सर होता है, जब लड़ाई होती है तो कुछ बिजनेसेस बहुत पैसा कमाते हैं। एक ऐसी कंपनी थी किम्बरली एंड क्लार्क। इन्होंने ढेरों, मतलब बड़ी बड़ी गट्ठे इन्होंने बांध के रख दी थी सल्लू कॉटन की, और अब यूएस आर्मी इनसे खरीद नहीं रही थी। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। अब इतना सारा जो उन्होंने बना लिया था, इसको बेचे कैसे? तो इस कंपनी के मार्केटिंग के लोगों ने दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि हम इसको दूसरी तरह से किसी और सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को बेचेंगे। उन्होंने कहा कि जब औरतें मेकअप करती हैं तो उस मेकअप को बाद में जब पोंछना होता है तो उसके लिए आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर वो कपड़ा गंदा हो जाता है, फिर आप उसको धोना पड़ता है, बहुत मेहनत पड़ती है। तो क्यों ना एक ऐसा कपड़ा, एक ऐसा ऑब्जेक्ट आप यूज़ करें कि उसको आपने एक बार मेकअप को साफ़ किया, फिर उसको आप फेंक सकते हो। और इस चीज़ के लिए उन्होंने अपने सेलू कॉटन का ही इस्तेमाल किया, और ये जो नया प्रोडक्ट उन्होंने बनाया था उसको उन्होंने थोड़ा पतला कर दिया था और स्क्वायर शेप में बना दिया था, और इस पतले प्रोडक्ट को वो क्लीनेक्स नाम से बेच रहे थे। आप क्लीनेक्स यूज़ करिए, अपना मेकअप साफ़ करिए और उसको फेंक दीजिए। इसका फ़ायदा ये है कि आराम से साफ़ भी करेगा, और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको उसको स्टोर नहीं करना है, साफ़ नहीं करना है। यूज़ करके एक बार यूज़ किया, फेंक दीजिए। यूज़ एंड थ्रो, डिस्पोजेबल। तो शुरुआत में तो कुछ लोगों ने इसका खरीदना शुरू किया, पर ये कंपनी ये बात देख रही थी कि जितना उनके पास इन्वेंट्री रखा है, जितना सारा सल्लू कॉटन उन्होंने वॉर का सोच के बना दिया था, उतना तो इस्तेमाल नहीं होने वाला। इतने लोग नहीं है जो इतना मेकअप करते हैं, जिनको इतना सामान चाहिए होगा कि इतना सारा जो उन्होंने इन्वेंट्री बनाया वो इस्तेमाल हो जाए। फिर से इनकी मार्केटिंग कंपनी ने अपना दिमाग दौड़ाया और उसको एक और ट्विस्ट दिया।
उन्होंने अब ये कहा कि आप हमारा सेल्यू कॉटन इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को जर्म से बचाने के लिए। वो ये क्लेम कर रहे थे कि अगर आप हमारा क्लीनेक्स का ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आप अपने आप को कीटाणुओं से बचा सकते हैं और उसके वजह से कीटाणुओं से फैलने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं। अब आप एक बार सोच के देखिए, आज की तारीख में अगर मैं आपको आके कहूँ कि मैंने एक नया प्रोडक्ट बनाया है, ये आपको कीटाणु से बचाएगा या आपको जुकाम नहीं होने देगा, तो इसके कितने चांसेस हैं कि आप वो प्रोडक्ट मेरे से खरीदोगे, और वो भी बड़ी मात्रा में? इसके चांस शायद से उतने हाई नहीं हैं। पर इमेजिन करिए, जब कुछ साल पहले कोविड का लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन के टाइम आपको याद होगा न्यूज़ आ रही थी कि इतनी सारी कंपनियां जो सैनिटाइजर्स बनाती थी उनके पास रॉ मटेरियल खत्म हो गया था कि वो सैनिटाइजर बना सकें। इतनी किल्लत पड़ गई थी, सब लोगों को सैनिटाइजर चाहिए थे, मास्क चाहिए थे, ताकि अपने आप को वो कोरोना वायरस से बचा सकें। उस टाइम पे कोई भी कंपनी आके अगर मास्क बेच रही थी या अपना सैनिटाइजर बेच रही थी, ये कह रही थी कि हमारे सैनिटाइजर ज़्यादा अच्छा काम करता है कोविड के खिलाफ, तो सारी कंपनीज ने उस समय बहुत पैसा कमाया है। उसका कारण ये था कि आप उस चीज़ को बेच रहे हो जिस चीज़ की उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत लोगों को लग रही है। वैसे ही जब क्लीनेक्स की बात जर्म से बचाने के लिए वो उस टाइम कर रहे थे, तो जनता ने बहुत पॉजिटिवली इस प्रोडक्ट के प्रति रिस्पॉन्ड किया। उसका कारण ये था कि कुछ ही सालों पहले यूरोप में और इनफैक्ट दुनिया भर में एक बहुत भयंकर फ्लू फैला था, जिसको आप शायद जानते होंगे। इसका नाम रखा गया था स्पेनिश फ्लू। कहा जाता है कि स्पेनिश फ्लू इतना खतरनाक था कि इसमें 20 से 40 साल की उम्र के लोग मारे जा रहे थे, जो कि जनरली माना जाता है कि हेल्दी लोग होते हैं, इनको उतनी जल्दी फ्लू नहीं होता। उस एज ग्रुप के लोग मारे जा रहे थे, और इस फ्लू की वजह से दुनिया भर में कहा जाता है 100 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए। वो तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब ये स्पेनिश फ्लू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था, उस समय जितनी भी कंट्रीज लड़ाई कर रही थी, उन सारी कंट्रीज़ में वॉर के चलने की वजह से मीडिया पे काफ़ी सेंसरशिप बना के रखी गई थी, ताकि कुछ भी न्यूज़ जनता तक ना पहुंच सके। तो सेंसरशिप जरूरी थी। उसी सेंसरशिप की वजह से जो स्पेनिश फ्लू फैल रहा था, कितनी भयंकर तरीके से फैल रहा था, उसकी रिपोर्टिंग उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। परंतु स्पेन एक ऐसा कंट्री था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कि न्यूट्रल था, तो स्पेन से बहुत भर भर की न्यूज़ आ रही थी इस फ्लू के बारे में। इसी वजह से इस फ्लू का नाम स्पेनिश फ्लू पड़ गया। तो स्पेनिश फ्लू से इतने सारे लोग मारे गए थे, और उसके कुछ ही समय के बाद जब एक कंपनी आके ऐसा कह रही है कि हमारा क्लीनेक्स आप इस्तेमाल करिए, आप उससे अपनी नाक साफ करिए, हाथ साफ करिए, उसको फेंक दीजिए, तो आप जर्म से बचे रहेंगे। इस मार्केटिंग कैंपेन के वजह से क्लीनेक्स की जो सेल है, जो मेकअप को पोंछने के लिए जो बेच रहे थे, उसके कंपैरिजन में इसमें 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई। लोग भर भर के इनका क्लीनेक्स का आइटम खरीदने लगे। और इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से और कीटाणुओं के डर की वजह से यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स, यानी डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स, पहली बार इतनी भारी मात्रा में आम जनता के यूज में आने लगे। तो एक आइटम आपका हो गया नैपकिन या ऐसा कोई भी टिश्यू जिसको आप यूज करके फेंक देते हो। इसी कैटेगरी का एक और बहुत पॉपुलर आइटम है जिसको दुनिया में करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये है टॉयलेट पेपर। हालांकि भारत में तो पानी का इस्तेमाल किया जाता है शौच करने के लिए, पर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे हर आदमी मोर और लेस टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करता है। तो ये टॉयलेट पेपर का कॉन्सेप्ट कि ये यूज एंड थ्रो होता है, ये भी इधर से जुड़ा हुआ है। ऐसी कंट्रीज के लोग जो आज टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करते हैं, जब वहाँ पे टॉयलेट पेपर जो यूज एंड थ्रो पेपर होता है वो नहीं आया था, उसके पहले लोग क्या इस्तेमाल करते थे? वो लोग इस्तेमाल करते थे कपड़े या स्पंज या पेपर के टुकड़े। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बहुत अमीर नहीं है, जो एकदम मिडिल क्लास से गरीब लोग हैं। तो टॉयलेट पेपर का जो एडवर्टाइजमेंट है ये उन लोगों के लिए बनाया गया था। इनको ये कहा गया कि हम आपको एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा पेपर ला के देंगे जो कि इतना सॉफ्ट है कि आपको चुभेगा नहीं, और एक बार इस्तेमाल करने के बाद आप उसको फेंक सकते हो। और स्पेशली जब ऐसी टॉयलेट्स आ गई जिसमें आप फ्लश कर सकते हो, उसमें आप टॉयलेट पेपर को डाल के कंप्लीटली दुनिया से ख़त्म कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट, ये एड जब इन लोगों के सामने जो कि इस तरह की अनहाइजीनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते थे उनके सामने लाया गया, तो उन्होंने भर भर के टॉयलेट पेपर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। जिस कंपनी ने टॉयलेट पेपर को अमेरिका के अंदर इतना ज़्यादा प्रसिद्ध बनाया था, वो भी एक पेपर कंपनी थी। उसका नाम था स्कॉट पेपर कंपनी। और जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे एक टीवी सीरियल का रेफरेंस याद आया। एक बहुत फेमस शो है, उसका नाम द ऑफिस है।
उसमें भी एक पेपर कंपनी थी और उसका जो मैनेजर था उसका नाम माइकल स्कॉट था। तो स्कॉट पेपर कंपनी से मुझे वो रेफरेंस याद आया। अगर आपको जिस कंपनी में माइकल स्कॉट काम करता था उसका नाम पता है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बहरहाल इस तरह से पहले आपने टिश्यूज़ बना दिए जो कि पहले मेकअप के लिए इस्तेमाल होते थे, उसके बाद अपने आप को जुकाम से बचाने के लिए, अपनी नाक को साफ करने के लिए, हाथ को साफ करने के लिए, उसके बाद आपने बनाया टॉयलेट पेपर। और उसी लाइन में एक और आइटम था जो बहुत पॉपुलर हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से, और वो था सैनिटरी पैड्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब नर्सेस सोल्जर्स की पट्टी करती थी तो वो देख रही थी कि जो नया प्रोडक्ट है सेलू कॉटन, वो खून को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करता है और इसको फेंका जा सकता है। तो उन्होंने ही फिर सैनिटरी पैड्स के लिए इस पेपर को इस्तेमाल करना शुरू किया। तो वही पेपर कंपनी किम्बर्ली एंड क्लार्क, जिन्होंने पहले वो टिश्यू पेपर्स बनाए थे क्लीनेक्स नाम के, उन्होंने ही अब एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया जिसको कोटेक्स कह रहे थे और इसमें वो सैनिटरी पैड्स बेच रहे थे। इस प्रोडक्ट को भी अमेरिका और यूरोप में बहुत भारी मात्रा में इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह से डिस्पोजेबल आइटम्स और यूज एंड थ्रो आइटम्स का दौर शुरू हो चुका था। 1920s में ही एक और बहुत फेमस आइटम शुरू हुआ था जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, और वो था बैंडेड। तो एक कंपनी थी जॉनसन एंड जॉनसन नाम की जो आज भी एक्टिव है। इन्होंने 1920 में कहा कि हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप जो नॉर्मल पट्टी इस्तेमाल करते हो उसको आप चिपका सकते हो, वो चिपक जाएगी आपके घाव के ऊपर, और जब आपका घाव ठीक हो गया तो उसको आप निकाल के फेंक सकते हो। ये भी एक यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट है और इसका फायदा क्या है कि पट्टी का भी इसमें प्रॉपर्टी है और चिपकने का भी प्रॉपर्टी है। इस प्रोडक्ट को उन्होंने नाम दिया बैंडेड। और आप आज जानते ही होंगे कि ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई ऐसा फर्स्ट एड किट नहीं है जिसमें बैंडेड्स नहीं होते। छोटा सा एक प्रोडक्ट होता है, उसका आप चिपकाओ, जब चोट ठीक हो जाए तो उसको निकाल के फेंक दो। अब बैंडेड्स पॉपुलर हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, पर ये इतने पॉपुलर हो चुके थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते कि यूएस आर्मी ने बहुत भारी मात्रा में इनको खरीदा, और जितने भी सोल्जर उनके लड़ने के लिए जा रहे थे यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उनके फर्स्ट एड किट्स में बैंडेज को भर भर के दिया। किसी भी कंट्री में जब कोई वॉर होता है और सोल्जर्स लड़ने के लिए जा रहे होते हैं तो फ्रंट पे जाते समय उनके पास कुछ सामान, कुछ सप्लाईज उनको दी जाती हैं जो सबको मिलती हैं, जिसको स्टैंडर्ड इशू कहते हैं। उस स्टैंडर्ड इशू में जो जो सामान उनको मिलता है, वो सामान जो भी प्राइवेट कंपनी बनाती हैं जनरली वॉर के दौरान उनका बहुत फ़ायदा होता है। बैंडेड का भी ऐसा ही था, क्योंकि हर सोल्जर के फर्स्ट एड किट में बैंडेड डाला गया था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना ज़्यादा बिजनेस, कितना ज़्यादा प्रॉफिट उस समय जॉनसन एंड जॉनसन ने किया था। तो आपने टिश्यू पेपर बना दिए, टॉयलेट पेपर बना दिए, पैड्स बना दिए, बैंडेड बना दिए। अब आप आ जाइए पेपर और कप के ऊपर। हुआ ऐसा कि 1933 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था कैप एंड कंटेनर इंस्टीट्यूट। इन्होंने एक हेल्थ कन्वेंशन किया, और इस कन्वेंशन में इन्होंने कहा कि जब हम दुकानों में जाते हैं, किसी कैफ़े में जाते हैं और चाय पीते हैं, कोई भी बेवरेज पीते हैं, उसी ग्लास में जब कोई और पीता है, चाहे आप कितना भी धो लें तो आपकी जो उसमें सलाइवा लगी होती है वो किसी और की सलाइवा से मिक्स होती है, और इस तरह से बहुत जर्म्स आपके शरीर के अंदर जाते हैं। तो इसीलिए कोई भी ऐसा कप जो स्टील का बना है या पोर्सिलिन का बना है वो इस्तेमाल ना करिए। आप ऐसे कप्स और कंटेनर्स इस्तेमाल करिए जो कि यूज़ करके फेंके जा सकें। और वहाँ से शुरुआत हुई पेपर कप्स और पेपर ग्लासेस की। अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन था कप एंड कंटेनर नाम का, जिसने ये कन्वेंशन में बात कही थी कि सलाइवा आपका कहीं और जाता है, किसी और को लगता है, वो नुकसान करता है, वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, एक एनजीओ था। तो ये सोचने में आसान लगता है कि चलिए वो लोगों की भलाई के लिए कह रहे थे, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन लोगों ने मिल के इस एनजीओ को बनाया था वो सारी पेपर कंपनीज ही थी। तो उन्होंने क्या किया, एक एनजीओ बना के लोगों तक ये बात पहुंचा दी कि आपको पेपर इस्तेमाल करनी चाहिए, यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी चाहिए, पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए। उनकी इन बातों से जब लोग कन्विंस होने लगे कि हाँ भाई यूज एंड थ्रो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, पेपर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए पानी पीने के लिए, तब फिर उन्होंने भर भर के पेपर के कप्स एंड ग्लासेस को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। अब जब आपने पेपर के कप्स और कंटेनर्स बना दिए हैं तो फिर बाकी चीज़ें क्यों बचें। यहाँ पे एंट्री होती है एक और कंपनी की जिसका नाम डुपॉन्ट था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान डुपॉन्ट गन पाउडर बनाते थे, पर जब वॉर खत्म हुआ तो उनको लगा अब हम क्या बिजनेस करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, देखिए, वो एक फ्रेंच कंपनी के पास गए जो कि ऐसे पेपर बनाती थी जिनसे कैंडीज यानी टॉफीज को रैप किया जाता था। उन्होंने उस फ्रेंच कंपनी को कहा कि आपका जो प्रोडक्ट है इसको हम अमेरिका में आपसे राइट्स खरीद के हम अमेरिका में इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। तो फ्रेंच कंपनी का दिया ओके। इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट था और इसका नाम इन्होंने दिया सेलोफेन। उन्होंने इसको मार्केट करने के लिए जनता को ये कहा कि जब आप दुकानों में जाते हैं, कोई सब्जी खरीदने आते हैं, फ्रूट खरीदने आते हैं, उसको आप हाथ लगाते हैं। अब मान लीजिए आपके हाथ खराब हैं, आपने कुछ जर्म्स हैं आपके हाथ में बहुत सारे, फिर अगला इंसान आया, उसने उसको हाथ लगाया, उसने भी नहीं खरीदा, फिर कोई अगला इंसान आया,
तो इमेजिन करिए कि जब आप कोई किसी दुकान में जाके कुछ फ्रूट्स, कुछ ओपन चीज़ खरीदते हैं, तो कितने लोगों ने इसको टच किया होता है, ये कितना खराब है आपके हेल्थ के लिए। इसीलिए आप वही सामान खरीदिए जिसके ऊपर एक पतली सी पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट एक पन्नी सी लगी हो, प्लास्टिक लगा हो, और उसी पन्नी को सेलोफेन कहते थे। तो जिस प्रोडक्ट के ऊपर सेलोफेन लगा हुआ है उसमें जर्म्स होने के चांसेस बहुत कम है। इस मैसेजिंग, इस मार्केटिंग कैंपेन की वजह से जनता ने बहुत पॉजिटिवली इसको एक्सेप्ट किया और सेलोफेन की भर भर के डिमांड्स बढ़ने लगी और सेलोफेन का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। सेलोफेन का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज था जिसकी वजह से बहुत खरीद रहे थे लोग इसको, कि जब किसी चीज़ के ऊपर सेलोफेन लगा होता था तो लोगों को उसको निकाल के हाथ में लेके देखने की जरूरत नहीं थी कि अंदर जो सामान रखा है, चाहे कोई फ्रूट हो चाहे कोई मीट हो, वो सही है कि नहीं। आपको ऊपर से देख के पता चलता था कि सामान अंदर का कैसा है। तो ऐसा होना बहुत मुश्किल था कि आपने सामान निकाला और गंदा निकला। तो पहले तो उन्होंने सेलोफेन को बेकरीज में बेचना शुरू किया, जहाँ पे ब्रेड्स को या कुकीज़ को वो लोग सेलोफेन में रैप करके बेचते थे। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, मीट में, हर चीज़ में सेलोफेन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और आज भी आप देखिए, जब भी आप किसी बड़े स्टोर में जाते हैं जहाँ पे फ्रोजन सामान मिल रहा है या ऐसा कोई भी सामान मिल रहा है जो कि ऑर्गेनिक है, तो उसके ऊपर हमेशा एक सेलोफेन की कवरिंग लगी रहती है। ये सारी चीज़ों की शुरुआत उस समय से हुई थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने अपनी सारी रिसर्च इस किताब से की है, द ग्रेट शैडो। इस किताब में उन सारी चीज़ों की, उन सारी प्रोडक्ट्स की या उन आदतों की बात की है जो कि हमारी बनी है बहुत सालों में डर की वजह से। इस किताब का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप जिज्ञासियम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सब्सक्राइब के बिल्कुल साइड में एक बटन है ज्वाइन करके, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स नजर आएंगे। अगर आप चैनल के मेंबर बनते हैं तो आपको कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस का एक्सेस मिलता है और कुछ पर्क्स मिलते हैं। अगर आपको पर्क्स अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।